2 और यूनिट है अपने पास 3.2 ए और बी दो यूनिट है इसके अंदर। 3 जो अपने पास है M2U3 और उसका भी पार्ट A1 मान लो आप, A1 है, ठीक है। फिर इसके बाद में 2B भी है, इसी तरीके से 2 स्लाइड है। फिर उसके बाद में जो है 3 वाला पोर्शन कंप्लीट होगा, फिर 4 वाला चलेगा, इस तरीके से है। तो मैं अपन देख लेंगे इसको और अच्छी तरह, ठीक है। हस्तशिल्प की बात करेंगे अपन, हैंडीक्राफ्ट की बात करेंगे आज। तो पहले परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है। हस्तशिल्प को भावनाओं को किसी वस्तु के माध्यम से व्यक्त करने का एक साधन माना जाता है। जैसे कि कोई मूर्ति है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपकी भावनाएं एक्सप्रेस हो सकती है, तो उसको अपन हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। हस्तशिल्प का विषय किसी समाज की संवेदनशीलता, सभ्यता, सांस्कृतिक प्रगति है। इसमें मानव सभ्यता के सौंदर्य और गरिमा का विकास किया। प्रारंभिक मानव के विकास से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य अपने जीवन में कलात्मक तत्वों को शामिल करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। मतलब अगर आप पुराने सभ्यता के, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की आप देखोगे, नृत्य की मूर्ति है, वो इस तरीके से कमर के ऊपर एक मतलब इस तरीके से है और वो कमर के ऊपर हाथ रख रखी है और एक हाथ ऊपर की साइड में है। तो जब आप देखोगे तो थोड़ी सी मतलब फाइन नहीं लगेगी आपको, कहीं कहीं उसमें कमियां दिखेंगी क्योंकि वो मोम से पिघला के और उससे बनी हुई है। लेकिन जब आज के आप मूर्तियाँ देखेंगे तो आज की बहुत शानदार मशीनरी की जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत अच्छी कार्विंग करके और इस तरीके से बनाई गई है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो मनुष्य है वो लगातार अपनी जो गतिविधियों को परिष्कृत कर रहा है। मतलब यहाँ पे थे अपन, यहाँ से यहाँ आए और आज हम बहुत शानदार मूर्तियाँ बना पा रहे हैं, परिष्कृत हो रहे हैं एक तरीके से। हस्तशिल्प सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल, जो दैनिक जीवन में उपयोग किए जाते हैं। एक होता है अकार्यात्मक, नॉन फंक्शनल, जो केवल सौंदर्य एवं आनंद के लिए बनाए जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को शौक आ जाए, किसी राजा को या किसी व्यक्ति को शौक आ जाए कि नहीं यार मैं तो मेरी मूर्ति बनवा के मेरे घर के बाहर लगवाऊंगा, तो वो फंक्शनल काम में थोड़ी आएगी, वो अकार्यात्मक है, नॉन फंक्शनल है, बस एक डेकोरेशन के हिसाब से आपने बना रखी है। फंक्शनल चीज़ें कौन कौन सी आ जाएगी? जैसे कोई भी हैंडीक्राफ्ट का सामान जो घर में यूज हो रहा है हमारे पास, वो हैंडीक्राफ्ट के अंदर जो है फंक्शनल में आ जाएगा। अब यहाँ पे हस्तशिल्प का वर्गीकरण अगर अपन देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट देखें होगा अपन, तो मृत भांड है। मृत भांड का मतलब मैंने बताया पोएट्री होती है। कास्ट शिल्प है, वुडन वर्क जिसे अपन बोलते हैं। पाषाण शिल्प है, स्टोन वेयर या स्टोन का जो वर्क होता है उसको बोलते हैं अपन। वस्त्र शिल्प है, चमड़ा शिल्प है, कांच शिल्प है, कठपुतली कला है, आभूषण शिल्प है, धातु शिल्प है, हाथी दांत शिल्प है, आइवरी जिसे बोलते हैं, टोकरी व चटाई बुनाई, ये आदि चीज़ें हैं। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन यहाँ तक पढ़ेंगे अपन वस्त्र तक। कहाँ तक पढ़ेंगे? टेक्सटाइल तक, यहाँ तक पढ़ेंगे अपन। जैसे कि ये मृत भांड पढ़ेंगे आज अपन, सबसे पहला टॉपिक। दूसरा पढ़ेंगे अपन काष्ठ शिल्प, तीसरा पढ़ेंगे पाषाण विकल और चौथा पढ़ेंगे वस्त्र शिल्प। और ये जो बाकी के हैं ये अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज सिर्फ शुरू के 4 पढ़ेंगे अपन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हस्तशिल्प की बात करेंगे तो द्विआयामी या त्रिआयामी प्रभाव, बनावट, टेक्सटाइल, रंगों, संयोजन तथा विभिन्न छायाओं के माध्यम से उत्पन्न किए जाते हैं। आपको ये पता है कि 2D और 3D क्या होता है? मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक बार थोड़ा गणित के अंदर चलते हैं अपन। ये जिंदगी के अंदर भी उपयोग में आएगा, ऐसा एग्जाम के लिए ही नहीं है, सिर्फ जिंदगी में भी उपयोग आएगा। देखिए यहाँ पे जब अपन एक एक्स अक्ष होता है हमारे पास और एक वाई अक्ष होता है, ठीक है। आपने देखा ही होगा, कभी गणित पढ़ी होगी तो। उसके अंदर अगर मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ वो 2D कहलाती है। 2D मतलब उसका लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, लेकिन ऊंचाई नहीं होगी उसके अंदर। ये जैसे आयत है, अगर मैं पेपर के ऊपर आयत बनाता हूँ या वर्ग बनाता हूँ तो वो क्या है? 2D डायमेंशन है, वो बाहर की तरफ नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैं इसके अंदर जेड एक्स जोड़ देता हूँ, कौन से एक्स जोड़ देता हूँ? जेड एक्स, तो ये क्या है? चीज़ें बाहर की तरफ आ जाएंगी। ये जो आपको आयत दिख रहा है इसके 4 भाग हो जाएंगे, यूँ करके, यूँ करके, यूँ करके, और ये 4 भाग हो जाएंगे। ये उभरी हुई संरचना हो जाएगी। अब ये क्या हो रहा है? जेड एक्स बाहर निकलता हुआ रहा है। जैसे आपने देखा होगा मूवी जो अपन देखने जाते हैं थिएटर के अंदर, वो 2D मूवी होती है। आपने देखा होगा 2D के लिए और 3D के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। तो 2D मूवी क्या होती है? आपको लंबाई और चौड़ाई पे दिखाई देती है। लेकिन 3D मूवी के अंदर एक आयाम और जुड़ जाता है, 3D यानी कि 3rd डायमेंशन जुड़ जाती है, तो वो बाहर आती हुई दिखती है हमें। तो इसे बोलते हैं 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन अगर आपको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सारी चीज़ें पता होंगी ना, तो आपको और अच्छा लगेगा। 2D द्विआयामी भी होती है और 3 आयामी भी होती है। 3D मॉडल पे बनावट भी होती है। पढ़ने वाले या उससे परिवर्तित रिफ्लेक्ट होने वाले प्रकाश के विभिन्न प्रभाव दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट लेना चाहूँगा, फिजिक्स भी पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। फिजिक्स की
फिजिक्स की एक बात याद रखिए कि कोई भी दुनिया में कलर नहीं होता है। अब आप बोलोगे बोले मूर्ख आदमी है कैसे बातें कर रहा है, कलर नहीं होता है दुनिया के अंदर। वो जो लाइट आती है आपके पास सूर्य से, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा कभी, जो लाइट आती है वो इस तरीके से लाइट किसी प्रिज्म के ऊपर पड़ती है तो वो जो सारी एकल लाइट होती है वो अलग अलग परावर्तित हो जाती है और अलग अलग लाइट हो जाती है। जो कलर, जैसे आपने मान लो आपका ब्लू है, तो अगर आपको पिंक सिटी घूम रहे हो आप, तो क्या हो रहा है पिंक सिटी के अंदर कि जब सूर्य की किरणें आ रही हैं तो वो पिंक कलर को तो ऑब्जर्व परावर्तित कर रही है और बाकी सारे कलरों को ऑब्जर्व कर रही है। तो जब पिंक कलर को ऑब्जर्व नहीं कर रही है, बाकी सबको कर रही है, तो अपने पास क्या दिखेगा, अपनी आंखों को पिंक कलर दिखेगा। इस तरीके से आप समझ लीजिए। जो अपने इंद्रधनुष बनता है वो सब इसी तरीके से हैं। जो हमारे पास जो सूर्य किरण आती है उसमें बहुत सारी लाइटें होती हैं, स्पेक्ट्रम आता है हमारे पास, उसके अंदर बहुत तरीके की लाइटें होती हैं। तो जो भी सतह होती है वो सारी लाइटों को ऑब्जर्व कर लेती है और जो चीज़ हमें रिफ्लेक्ट करेगी, जो लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगी वही हमें दिखेगी और वही कलर होगा उस चीज़ का। ठीक है, तो जो ये स्ट्रक्चर होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम जो लाइट ही पढ़ते हैं क्योंकि लाइट से ही हमें सारी चीज़ें दिखाई देती है, कभी अंधेरे को नहीं पढ़ते अपन। किसी भी वस्तु की बनावट, स्ट्रक्चर, उसके डिजाइन व पैटर्न को आकर्षण व प्रभावशाली बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका है इसके अंदर। हस्तशिल्प को उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर अनेक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब मैं आपसे पूछूं कि हैंडीक्राफ्ट को, हस्तशिल्प को कितने भागों में डिवाइड करा जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे? पहला जो है रंग के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, उसके आकार के आधार पर किया जा सकता है। तीसरा क्या है, उसके जो मटेरियल है, जो उसके अंदर यूज़ हुई है, कोई भी मटेरियल है या कोई भी जो हमारे पास सामग्री है, सामग्री के आधार पर उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। और किसी चीज़ के ऊपर भी अगर वर्गीकृत किया जा सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ को किस चीज़ के लिए आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ये थोड़ा क्लासिफिकेशन याद रहेगा तो थोड़ा माइंड ब्रॉड सुनेगा। प्रारंभ में वस्तुकला स्वरूप आभूषणों में दिखाई देता है, उसके बाद में उपयोग वस्तु, हथियारों, अंततः आसपास के वातावरण, सजावट, विकास, जो मानव के प्रारंभिक काल से हस्तशिल्प के विकास को दर्शाता है। आप देखिए पहले अपन खाना बदोश जिंदगी जीते थे। खाना बदोश का मतलब समझते हैं ना आप? खाना बदोश का मतलब शिकार करके और बिना पकाए जब खाता है कोई व्यक्ति तो उसको खाना बदोश कहते हैं। तो हमारी जो जिंदगी स्टार्ट हुई थी वो खाना बदोश से स्टार्ट हुई थी और हमने फिर शिकार करे और शिकार को शुरू में काटने का या फाड़ने के हमें औजार चाहिए थे। तो हमने पैलियोलिथिक एज के अंदर क्या करे, जो हमारे पास हथियार थे उसको आगे से धारदार बनाया और फिर उससे क्या है काटने पीटने का काम कर रहा, जो हमारे चीज़ें थी उनको खाने का प्रयास करा। अब मान लीजिए किसी दिन जंगल में आग लग गई होगी, जैसे नेचुरल लग जाती है, गर्मी ज़्यादा पड़ी होगी, आग लग गई होगी, कई जानवर मर गए होंगे, सीख गए होंगे। और सीखने के बाद जब हमने देखा कि कोई जानवर मरा हुआ सीखा हुआ है तो हमने चख के देखा, यार बोले सीखने के बाद तो और भी बढ़िया लगता है। तो वहाँ से बनाने की प्रवृत्ति चालू हो गई हमारी कि भाई सेक के खाना बढ़िया रहता है। फिर हमने सेक के खाना स्टार्ट कर दिया। फिर किसी को लगा नए नए, आप जानते हो नए नए आविष्कार होते रहते हैं। कोई बोलते हैं काली मिर्च डाल के खा मजा आ जाएगा, फिर हमने काली मिर्च डाल के स्टार्ट कर दिया। फिर कोई बोला यार मिर्च और डालो इससे तो और बढ़िया स्वाद आएगा। फिर क्या है, हमने धीरे धीरे चीज़ों की खोज करी, चीज़ें डालते चले गए और चीज़ें नई नई बनती चली गई। ऐसे ही हमारे पास हस्तकला है। अब जैसे शुरू के अंदर हस्तकलाएँ बनती थी, पत्थर से बनती थी। फिर किसी ने बोला कि यार ये जो मार्बल है इसकी तो बात ही अलग है, ये लाल पत्थर से ज़्यादा चमकदार और ज़्यादा बढ़िया भी है, तो हमने मार्बल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। कोई बोला कि यार ये तो मृत भांड है, ये तो हम मिट्टी के बनाते हैं, ये तो टूट जाते हैं, तो हमने क्या हुआ स्टील के बनाने स्टार्ट कर दिए। तो क्या है, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, लोग बाग नई नई खोज करते गए और नई नई इवोल्यूशन होता चला गया। अब हम मृत भांड के बारे में पढ़ेंगे। मृत भांड सबसे पहले कहाँ मिले थे, आपको पता है क्या किसी को? मृत भांड, लाल मृत भांड और काले मृत भांड कहाँ मिले थे अपन को? देखिए हस्तशिल्प मृत भांड के बारे में बताएंगे अपन, क्ले क्राफ्ट जो क्या होती है। मृत भांड मिट्टी का शिल्प या हस्तशिल्प के सबसे प्राचीन रूपों का माना जाता है। यह हड़प्पा सभ्यता से चलती हुई आ रही है हमारे पास। यद्यपि मिट्टी का शिल्प मानव प्रारंभिक जो शिल्प कला का प्रतीक है, फिर भी सांचे में डाली गई मिट्टी की वस्तु हड़प्पा सभ्यता से लेकर मोहरे काल तक पाई जाती है हमारे पास। पोएट्री की सबसे बेसिक चीज़ें हैं ये। उसमें लाल मृत भांड और काले मृत भांड मिलेंगे आपको, वो आप देख लेना कि कहाँ कहाँ काले थे कहाँ कहाँ वो थे। मिट्टी के शिल्प के मुख्य दो भागों में विभाजित किया जा सकता है अपने पास, धार्मिक मिट्टी शिल्प और घरेलू उपयोग के लिए मिट्टी शिल्प। जैसे मान लो अगर किसी को खाना बनाना है तो घर के लिए कढ़ाई बनाई होगी किसी ने, या फिर कोई मटका बनाया होगा जिसके अंदर सामान पकाने का या पानी रखने का कोई मटका बनाया होगा। धार्मिक कामों के अंदर भी जो लिए जाते हैं उसके लिए भी बनाया गया होगा। हस्तशिल्प जो मृत भांड है हमारे पास, मान्य यह है कि कुमार पोएटर जो है उसकी उत्पत्ति भगवान शिव के विवाह के समय हुई थी। कथा के अनुसार भगवान शिव ने एक व्यक्ति की रचना कर उसे विवाह में उपयोग होने वाले कुंभ, जिसे अपन घड़ा बोलते हैं, बनाने को कहा था। इसी प्रकार कुम्हारी कला का प्रारंभिक
प्रारंभ माना जाता है हमारे पास। जो आपके समझ में आ गई, शिव जी ने सबसे पहले जो है कुम्हार की रचना करी थी कि वो जो कुंभ जो बना सकता है वो बनाए, और फिर उसके बाद में चीज़ें चालू हो गई। कुम्हार को शिव जी का वो माना जाता है। मिट्टी के सबसे पवित्र सामग्री माना गया है, इसलिए पूजा पाठ में प्रयुक्त अनेक वस्तुएं देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि पहले जो गणेश जी की मूर्ति बनती थी या माता जी की मूर्ति बनती थी, उसको मिट्टी से बनाया जाता था ताकि वो जो विसर्जन करा जाए उनका, तो वो जो है इको फ्रेंडली हो। लेकिन आजकल क्या है कि क्ले से और जो अपने पास ये नए नए मॉडर्न ज़माने के आ गए हैं, बिल्ला पुट्टी वगैरह इनसे बनाने लग गए, तो ये अब यहाँ पे देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, इससे अनुष्ठानिक मृतभांड बनाए जाते हैं, धार्मिक अपर्ण या मनौती की वस्तुएं बनाई जाती है हमारे पास। हस्तशिल्प के अंदर अगर मृतभांड की बात करेंगे अपन, तो टेराकोटा आपने नाम सुना ही होगा। देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमाओं में भगवान गणेश, देवी दुर्गा व देवी सरस्वती की मूर्ति भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय है। अनुष्ठानिक मृतभांड कौन कौन से हैं? दीपावली के दीपक हो गए, संक्रांति में खिलौने हो गए, धार्मिक अवसरों पर उपयोग होने वाली मिट्टी की वस्तुएं शामिल हैं। और वोटिक टेराकोटा किसे कहते हैं? मुख्यतः स्थानीय परंपराओं से जुड़ा होता है। इन्हें गांव के देवता तथा ग्राम देवी की भेंट अर्पण के रूप में चढ़ाया जाता है। आकृति आकार के रूप में क्षेत्र के अनुसार ये अलग अलग होती है। धर्म और टेराकोटा का गहरा संबंध है। प्राचीन मंदिरों के निर्माण तथा सजावट में टेराकोटा का व्यापक उपयोग किया जाता था। बंगाल के मंदिरों में टेराकोटा पैनलों के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं हमें। मृतभांड के अंदर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल की बात करें अपन, तो जो अलवर है, कागज जैसी पतली मिट्टी की जो कला है, कागजी बोलते हैं जिसे, कागजी पोएट्री प्रसिद्ध है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। अलवर के अंदर कागजी पोएट्री फेमस है। क्या होती है? ये कागज जैसी पतली मिट्टी की, जो बिल्कुल पतली सी मिट्टी की एक वो बनाई जाती है, उसको कागजी बोलते हैं अपन, कागज की जैसी। एक है पोखरण, विभिन्न आकारों की वस्तुओं पर नक्काशी की विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है। बीकानेर है, लाख के रंगों से रंगी हुई मिट्टी की कला जिस पर सोने का अलंकरण किया जाता है, ये देख लेंगे। खजुराहो शैली की पोएट्री कौन सी है? भूरे व हल्के रंग के लिए प्रसिद्ध है ये। चुनार ग्लेजेट पोएट्री के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ किस लिए? मिट्टी के बर्तनों व मृतभांडों के निर्माण का प्रमुख केंद्र है। गढ़िया दूध या घी रखने का बर्तन होता है। पतरी जो है दही व मक्खन रखने की कटोरी होती है। नाड़े तंबाकू पीने के लिए मिट्टी का पात्र होता है। भारतीय मृतभांड क्षेत्रीय विशेषताएं क्या क्या है हमारे पास? भारत में मृतभांड की विभिन्न शैलियों में विभिन्न परंपराओं के अनुसार अलग अलग पाई जाती है। दिल्ली की पोएट्री भारत की सबसे प्राचीन पारंपरिक पोएट्रियों में से एक है। इसमें से गोंद मिले पाउडर को मुलायम मिश्रण तैयार किया जाता है और जिसमें चमकदार एवं अर्ध पारदर्शी वस्तुएं मिलाई जाती है, जिसकी पहचान गहरे नीले, फिरोजी तथा कभी कभी हरे रंग की होती है। जयपुर की ब्लू पोएट्री तो आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, तो एक एक को पता होगी। इसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके निर्माण में क्वार्टसाइज एक पदार्थ है। कच्चा कांच, सोडियम सल्फेट और फूलर अर्ध मुल्तानी मिट्टी आदि का उपयोग किया जाता है। यह अर्ध पारदर्शी होती है तथा इस अरबी शैली पशु पक्षियों तथा पुष्प आकृतियों की सजावट की जाती है। आप में से कोई बता सकता है कि पशु पक्षियों की क्यों करी जाती है, मनुष्य की क्यों नहीं करी जाती? कोई बता सकता है क्या आप में से? पशु पक्षियों की क्यों करी जाती है? ऐसा नहीं है, भगवान का फिगर बहुत पहले से अवेलेबल है, वो तो बात है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, ये इस्लाम के अनुसार चली थी ब्लू पोएट्री। तो इस्लाम के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी जीव का चित्र बनाना मना है। इस्लाम के अंदर आप किसी भी चित्र को नहीं बना सकते जब तक कि आप उसमें जान नहीं फूंक सकते। मतलब अगर आप कोई ह्यूमन काइंड या कोई भी एनिमल चीज़ बना रहे हैं तो आप उसको जान देनी पड़ेगी, अन्यथा आप नहीं बना सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम आक्रांता आते थे वो किसी भी मूर्ति की जो फेस है उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे, क्योंकि जो फेस है वो इस्लाम धर्म में अलाउ नहीं है। यानी किसी भी तरीके की मूर्ति अलाउ नहीं है जिस ह्यूमन की और जानवरों की। इसलिए इससे बचने के लिए जो है आपको कहीं पे भी जो मुस्लिम आर्किटेक्चर होगा या मुस्लिम से एसोसिएट होगा उसमें किसी भी तरीके की आपको जानवरों की मूर्ति, जानवरों की फ़ोटो वगैरह नहीं मिलेगी, इंसानों की नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि आप जब जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद के अंदर, तो आप किसी भी जानवर की कोई टी शर्ट या कुछ भी पहन के नहीं जा सकते वहाँ पे। ये थोड़ा सा उसके अंदर ध्यान रखने वाली बात होती है। जो जहाँ भी इस्लाम का जहाँ भी आप प्रभाव देखेंगे, इस्लाम का इन्फ्लुएंस देखेंगे, वहाँ पे ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी।
हस्तशिल्प निर्माण के अंदर टाइल्स देखेंगे। टाइल्स हस्तशिल्प का एक महत्वपूर्ण रूप है। इसका व्यापक उपयोग विशेषकर 13वीं शताब्दी में होने लगा था। प्रारंभिक काल में टाइल के प्रमुख प्रकार कौन कौन से? ग्लेस टाइल हरे, पीले, नीले, सफ़ेद रंगों के सजाई जाती थी। इसका सुंदर उदाहरण ग्वालियर के राजा मानसिंह महल में देखा जा सकता है। राजा बाद में ऐसी टाइल्स विकसित हुई जो मिट्टी के स्थान पर सिलिका, चूना व अन्य पदार्थों से बनाई जाने लगी। इसके बाद वर्गाकार आधुनिक टाइल्स विकसित हुई जो हल्के रंगों में बनाई जाती थी। आज भी ग्लेज्ड व अनग्लेज्ड टेराकोटा दोनों प्रकार की टाइलें पारंपरिक व आधुनिक डिजाइनों में प्रचलित है। हस्तशिल्प निर्माण के अंदर कर्नाटक, गुजरात और कश्मीर की बात करते हैं अपन। कर्नाटक के बेलगावी जो जिला है के खानापुर, बेलगावी के जिले खानपुर में बड़े आकार की मिट्टी के घड़े व मृतबान पात्र बनाए जाते हैं। गुजरात मिट्टी के बर्तनों का एक प्रमुख केंद्र है। कच्छ, सौराष्ट्र सजावटी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। बांस बनासकांठ कलात्मक जल पात्र के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ की जो वीडी होती है, वीडी गांव में सफ़ेद मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। या गोई चंदन है नामक मिट्टी चंदन जैसी दिखाई देती है। तो ये चीज़ें आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि जो सॉइल होती है ना हमारे पास, कभी आपने देखा होगा जो पृथ्वी है उसके अंदर सॉइल होती है, इसको बोलते हैं ऊपर वाली को ओ लेयर बोलते हैं, इस वाली को ए लेयर बोलते हैं, और ये जो नीचे है ये चट्टानें होती हैं। मतलब मिट्टी कैसे बनती है? जो चट्टान होती है या कोई पहाड़ होगा उसके अंदर पानी, वर्षा और इन सब चीज़ों से क्या होता है, ऊपर की जो मिट्टी होती है वो बहुत बारीक हो जाती है, तो वो क्या है, ओ सॉइल बन जाती है। उसके अंदर सारे फर्टाइल चीज़ें मिली रहती है, तो वहाँ पे खेती करना आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, अगर किसी धरती की ओ सॉइल गायब हो जाए ना अगर, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं उगेगी, वो जीरो फर्टाइल हो जाएगी। तो आपने चंबल के बीहड़ों का नाम सुना होगा। चंबलों के बीहड़ क्या है, वहाँ पे बाढ़ की वजह से जो ऊपर की जो ओ लेवल है, ओ लेवल वो गायब हो चुका है, इसलिए वहाँ पे किसी भी तरीके की खेती नहीं की जा सकती, इसलिए उसको बीहड़ बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कई लोग जो टेराकोटा बनाते हैं, मृतबान बनाते हैं, ये चीज़ें बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, या तो आपने देखा होगा ईंटे के लिए एक रेड सॉइल नाम की एक सॉइल होती है, वो बहुत फेमस है। रेड सॉइल बोलते हैं। उसके अंदर जो धातु होती है अपने पास, फेरस मतलब जो लोहा होता है वो अधिक मात्रा में होता है। तो लोहे के अंदर अगर बारिश का पानी पड़ता है तो उसमें जंग लग जाता है, तो वो रेड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रेड सॉइल। ये रेड सॉइल क्या करते हैं अपन, रेड सॉइल को निकाल के ऊपर की ओ लेवल को निकाल के उससे मीटे बना देते हैं, मृतबान बना देते हैं, ये चीज़ें बनाते हैं। उसकी वजह से कई जगहों पे क्या दिक्कत आ रही है भारत के अंदर कि जो ऊपर की ओ लेवल जो सॉइल है वो खत्म होती जा रही है। तो सरकार कई बार मना भी करती है कि आपके ईंट के भट्टे जहाँ पे बनते हैं या उस तरीके से जो चीज़ें बनाई जाती है उसका कम से कम उपयोग करें, ताकि ओ लेवल की जो सॉइल है वो खत्म ना हो। तो इसके कारण इसके थोड़े कॉन्सिक्वेंस भी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। मृतबान गोवा एवं दक्षिण के अंदर देखेंगे तो दक्षिण भारत में जो मृतबान कला महत्वपूर्ण विकास हुआ है, तो वेल्लोर के अंदर काले व लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। उसीला मट्टी क्या है ये, उसीला मपट्टी काले व पीले रंग के मृतबानों के लिए प्रसिद्ध है। पनरूटी छोटे व बड़े आकार के मिट्टी की मूर्तियों व खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। किरीगिरी जटिल शिल्पकारी व भूरे, पीले व नीले रंगों के आकर्षक पोएट्री के लिए प्रसिद्ध है। तिरुनेलवेली लाल, गूसर और काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। कोई बता सकता है गूसर जो शब्द है कहाँ से आया है? गूसर होता है ना, ग्रे बोलते हैं जिसे अपन। दूसर बोलते होंगे, मैं तो गूसर ही बोलता हूँ। आप बताइए कहाँ से निकला है ये शब्द? अच्छा चलिए ठीक है। कास्ट शिल्प देख लेते हैं, वुड वर्क देख लेते हैं अपन। यहाँ तक अपना जो है पोएट्री हो गई। अब अपन कास्ट वर्क, वुडन वर्क देखते हैं। मानव सभ्यता के प्रारंभ काल से ही कास्ट शिल्प मानव जीवन का महत्वपूर्ण भाग रही है। प्रारंभ में लकड़ी के उपयोग आवास बनाने में हुआ था। बाद में से प्लेट, कटोरे, चम्मच, स्टूल, बिस्तर, शीशे तथा अन्य की वस्तुएं बनाई जाने लगी थी। घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे मूसल, मथानी, हथौड़ा, हल आदि उत्कृष्ट शिल्प देखने को मिले। भारतीय उपमहाद्वीप में भौगोलिक विविधता के कारण विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ उपलब्ध है, जिससे कास्ट शिल्प की अनेक शैलियाँ विकसित हुई हैं। कश्मीर अपनी अखरोट की लकड़ी तथा उत्कृष्ट जालीदार नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये लकड़ी की बनी खिड़कियाँ, संदूक और आदि के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि अखरोट की लकड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप बता दो कि कश्मीर में होता है।
हिमाचल प्रदेश के घने वनों के अंदर राज्य जहाँ प्राचीन काल में मंदिर उत्कृष्ट लकड़ी की नक्काशी की परंपरा रही है। चतराड़ी तथा ब्रह्मौर जैसे स्थानों पर प्राचीन मंदिरों के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं हमें। हिमाचल प्रदेश में पारंपरिक डिजाइनों के साथ दैनिक उपयोग की लकड़ी का भी वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे नागवेल है, नागवेल सर्पाकार होती है डिजाइन के अंदर। डोरी है, निरंतर चलने वाली रेखा पैटर्न है। और कुटेरी फूल है, बहुपंखड़ी पुष्प आकृति। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जहाँ पर बर्फ़ गिरती है या जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, लंबे जो पेड़ होते हैं वो होते हैं, आपने कभी नोटिस करा हो, उनकी जो शालें होती है वो बहुत लंबी होती है। तो उनको क्या है कि लंबी फंटियाँ आराम से मिल जाती हैं। तो उनका जो विकास है वो इस तरीके से हुआ है कि पल्ले बनाने के अंदर, खिड़की बनाने के अंदर, या कोई जो अपन लंबी लंबी चीज़ें बना सकते हैं उसके लिए हुआ है। जबकि आप नीचे आएंगे नॉर्थ के अंदर, नीचे आएंगे अपन भारत के साउथ साइड के अंदर, तो आपको घने पेड़ ज़्यादा मिलेंगे, मोटे पेड़, जैसे इस तरीके के मोटे पेड़ मिलेंगे आपको, तो वो अन्य चीज़ों के लिए काम में लिए जाते हैं। तो आप अगर पेड़ों का थोड़ा ज्योग्राफी समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे किस तरीके की डिज़ाइन बनाई जाती है। काष्ठ शिल्प गुजरात के अंदर देखेंगे अपन, बड़ी गहरी व उभरी हुई मुक्त शैली है। इसकी सजावटी लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध ही है। एक ही अलंकरण यानी मोटिव, बड़े बड़े रूपों की नक्काशी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। गुजरात की लकड़ी नक्काशी की परंपरा 12वीं शताब्दी से चलती आ रही है। अखागा मिलेंगे आपको, हिंदू मंदिरों में मिलेंगे, हवेलियों में मिलेंगे, घरों और महलों में मानव आकृतियों की नक्काशी में, मुस्लिम घरों में जो अमूर्त या ज्यामिति है। मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त। कोई जानता है मूर्त और अमूर्त क्या मतलब होता है? मूर्त और अमूर्त कोई मतलब बता सकता है इन दोनों शब्दों का? अमूर्त किसे कहते हैं, मूर्त किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट तो बोलते हैं जो कि एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की कोई चीज हो, जैसे कि अपनी वास्तुकला जो है और उसके अंदर अमूर्त तरीके से कोई चीज की अपन जो डेफिनेशन देते हैं तो वो बहुत ही एक अलग किस्म की कोई चीज है, सबसे अलग, तो उसे अमूर्त के लिए यूज किया जाता है। चलिए आप इसको लिखिए, आपके होमवर्क के अंदर लिखिए, मूर्त और अमूर्त के अंदर अंतर पता होना चाहिए आपको। बहुत अपने लिए बहुत काम की चीज़ है ये, मूर्त और अमूर्त क्या चीज़ होती है, जो है आप अपने लिखिए, उसके होमवर्क के अंदर लिखिए। व्यापारी मर्चेंट घरों में सुंदर लकड़ी की नक्काशी होती थी। गुजरात के घरों में दरवाजों और खिड़कियों पर अलंकृत लकड़ी की नक्काशी थी। गुजरात के प्रमुख लकड़ी शिल्प कौन कौन से हैं? नवखनिया, शरणखनिया, पर्णियारा और झूला। अब काष्ठ शिल्प जो है असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के अंदर बात करेंगे अपन। असम के अंदर, असम की सबसे प्रसिद्ध लकड़ी की कृति नामघर या कीर्तन घर है, जो पूजा धार्मिक कीर्तन स्थलों के लिए होता है। असम अपनी बारीकी नक्काशीदार लकड़ी की संदूकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिनमें आभूषण, बर्तन रखे जाते हैं। लकड़ी के छोटे सीटों, स्टूल, मेज, पुस्तकें रखने के लिए स्टैंड व हल्के हुक्के के लिए बनाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपने एक बात चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ लकड़ी की छोटी सीटें, स्टूल, मेज, पुस्तक, स्टैंड, ये हुक्के बनाने के लिए। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, असम क्या है, बहुत ज़्यादा नॉर्थ के अंदर है, तो वहाँ पे क्या आपको लंबे पेड़ मिलेंगे। लंबे पेड़ों से आपको बहुत मोटी चीज़ नहीं बना सकते, लंबे जो छोटी छोटी चीज़ें बन सकती हैं उनको जोड़ जोड़ की, तो बड़ी कार्विंग नहीं हो सकती उसके अंदर। पंजाब के अंदर, पंजाब की लकड़ी के हस्तशिल्प का प्रमुख केंद्र है होशियारपुर, जलंधर, अमृतसर प्रमुख काष्ठ शिल्प केंद्र है। इसके अंदर यहाँ के प्रमुख सजावटी लकड़ियाँ की वस्तुओं या फर्नीचर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है ये चीज़। उत्तर प्रदेश में लाल सॉल जिसे बोलते हैं, दूधी और शीशम के विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। सहारनपुर भारत का प्रमुख व्यावसायिक काष्ठ शिल्प केंद्र है। नगीना, अलीगढ़, लखनऊ, गाजीपुर, मथुरा छोटे आकार की लकड़ियों की नक्काशी शिल्प के लिए प्रसिद्ध है हमारे पास। तमिलनाडु के लकड़ी शिल्प मुख्यतः सजावटी पैनल, घरेलू उपयोग की वस्तुएं तथा कावली नामक छोटे पोर्टेबल पूजा स्थलों के लिए बनाए जाते हैं हमारे पास। कौन कौन सी जगह फेमस है इसके लिए? कराकुडी, मुद्रे, नागरकोलाई, देवकोट्टू, विरुधुनगर और संचिंद्रम, ये है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, चंदन का पेड़ लकड़ी की नक्काशी वुडन जो के लिए उपयोग माने जाने वाले 100 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि परिपक्व चंदन की लकड़ी अधिक मजबूत व सुगंधित और महीन नक्काशी के लिए उपयोग होती है। यानी कि अगर आपको बहुत बढ़िया चीज़ नक्काशी करना चाहते हो तो जो चंदन का पेड़ होना चाहिए वो कम से कम 100 साल पुराना होना चाहिए।
ठीक है। अगर उससे पहले करोगे तो आप उतना मजबूत नहीं रहेगा, उसमें जो नक्काशी करोगे तो फट जाएगी लकड़ी। आंध्र प्रदेश के अंदर देख लेते हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के अंदर रक्त चंदन, आपने पुष्पा देखी होगी, तो रक्त चंदन के लिए प्रसिद्ध है, जिसका रंग गहरा लाल ब्लड जैसा होता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की लकड़ी शिल्प प्रदर्शित करती है, धार्मिक वस्तुओं तथा विशिष्ट शैली की लकड़ी की गुड़िया जिसे बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में छुरी कांटे, नक्काशीदार डिब्बे, पेपर नाइफ आदि की उत्कृष्ट लकड़ी की कारीगरी प्रसिद्ध है। कर्नाटक की बात करें अपन, कर्नाटक में वन मुख्यतः 2 प्रकार के चंदन के लिए फेमस है, एक तो श्रीगंध और दूसरा है नागारगंध। जहाँ चंदन की लकड़ी जो है कंदी, ट्रे, छड़ी और पंखे, सिगरेट, केस, डाई बॉक्स जैसे उपयोग वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। लकड़ी की नक्काशी जो होती है हमारे पास, जो रिलीफ नक्काशी बोलते हैं इसको अपन, इनसाइड नक्काशी, और एक होती है चिप नक्काशी, छिद्रित नक्काशी। अब कई चीज़ों का तो आपको समझ में आ ही रहा होगा नाम पढ़ के कि किस काम में आती होंगी छिद्रित नक्काशी। और ये कर्नाटक रोजवुड से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। रोजवुड जानता है कि कोई किसे कहते हैं? रोजवुड पेड़ है एक। कर्नाटक की प्रसिद्ध लकड़ी की आकृतियां पिरामिड आकार, प्रवेश द्वार तथा रथ प्रमुख है। यहाँ पर लकड़ी के हस्तशिल्प बनाने वाले अधिकांश पारंपरिक कारीगर विश्वकर्मा समुदाय से संबंधित रखते हैं। कभी आपने देखा विश्वकर्मा समुदाय? जानते हैं आप कौन है विश्वकर्मा? आप बता सकते हैं कि विश्वकर्मा है कौन? अपने अगर किसके पुत्र हैं, किसके पति हैं, कोई बता सकता है हिंदू धर्म के अंदर विश्वकर्मा कौन है? उनके पिता का नाम तो याद नहीं है, लेकिन विश्वकर्मा जी जो है वो अपने जयंती मनाई जाती है, जो रोजगार देने वाले भगवान हैं उनके रूप में उनकी पूजा की जाती है। और स्पेशली कलकत्ता के लोग, बंगाली लोग विश्वकर्मा जयंती को ये पूजा करते हैं और एक मूर्ति विसर्जन भी करके आते हैं ये लोग गुलाब से। ये देवताओं के आर्किटेक्चर थे, देवताओं के आर्किटेक्चर, स्वर्ग डिजाइन करा था इन्होंने। और इनके बारे में कोई और जानकारी? और तो ग्रुप में एक अनुपाल जी, वो जीनियस है इस मामले में। सब जीनियस होने चाहिए, अपना काम ही ऐसा ही है बताने का। चले आगे चलते हैं। काश्मीर, राजस्थान और केरल की बात कर लेते हैं। राजस्थान में रोहिड़ा राजस्थान की प्रसिद्ध लकड़ी में से एक है। ये मुख्यतः पाली जिले के ये पीपाड़ एवं भारी सजाव क्षेत्र में पाई जाती है। ये वाला क्वेश्चन आया था पिछले साल, अगर आपको याद हो तो। किसी को याद है क्या? हाँ सर, पिछले साल आया था ये। मैंने आपको यहाँ पे कई बार दिखाया भी है। रोहिड़ा राजस्थान के प्रसिद्ध लकड़ियों में से एक है। ये मुख्यतः पाली जिले, याद आ गया आपको? आपने वहाँ पढ़ा है, क्वेश्चन पेपर में दिखा दूंगा, कोई टेंशन मतलब, आया था ये, है ना? केरल की लकड़ी की नक्काशी उत्कृष्ट उदाहरण प्राचीन मंदिरों और चर्चों में देखने को मिलती है। केरल के मुद्राओं एवं आकारों में बनी लकड़ी हथियार की हाथियों की लघु प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है हमारे पास। कर्नाटक के अंदर बहुत ज़्यादा, केरल के अंदर बहुत ज़्यादा हाथी हैं, तो वहाँ पे कई चीज़ें आपको हाथियों से एसोसिएट दिखेंगी। गोवा की लकड़ी नक्काशी की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यहाँ पश्चिमी शैली की लकड़ी की नक्काशी व अनेक उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं, जिनका अधिकांश उत्पादन निर्यात में के लिए किया जाता है। इनले वर्क किसे कहते हैं अपन? इनले वर्क जो लकड़ी के शिल्प के सतह को सजाने व अन्य पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ने की तकनीक को अपन इनले वर्क कहते हैं। भारत के अनेक राज्यों में लकड़ी के हस्तशिल्प को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए इनले कार्य किया जाता है। यद्यपि इनले कार्य का उद्देश्य समान होता है, लेकिन तकनीक, शैली व प्रयुक्त सामग्री एक क्षेत्र में अलग अलग होता है। कर्नाटक इनले कार्य के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पारंपरिक रूप से हाथी दांत, आइवरी का उपयोग किया जाता है। साथ ही प्राकृतिक रंग के लिए भी विभिन्न जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। आपको शायद तक पता हो या नहीं हो, एक बार आप बता सकते हैं आइवरी जो है हमारे पास किस सन के अंदर बैन हुई थी, और सरकार कौन सा कानून ला के जो है जानवरों की जो चीज़ें हम उपयोग कर लेते हैं उसको बंद कर दिया था? सरकार एक बिल लेके आई थी, एक्ट लेके आई थी सरकार, एक एक्ट है हमारे पास, उसके थ्रू जो है किसी भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो भी होता है जंगल का, उसके किसी भी चीज़ को उपयोग करना हमारे लिए दंडनीय है। को बता सकता है?
पढ़ के आना, आप पढ़ के आना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ के आना प्लीज़, ये आपने बहुत काम का है। 1875 कैसे हो सकता है? 1875 बहुत पहले चले गए अपन, अंग्रेजों का टाइम। आप फिर भी एक बार पढ़ के आना इसके बारे में, क्या क्या की फीचर्स हैं इसके। एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये लागू हुआ था 1986 में। 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था। आप सबको ये पता है क्या कि बिल किसे कहते हैं, एक्ट किसे कहते हैं, और ये जो अपने पास इंट्रोड्यूस, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क पता है क्या आपको, बिल और एक्ट के अंदर? बिल देखो जो है एक्ट तो कानून हो गया, नहीं हुआ है, बिल पास कराना मतलब उसके कानून बनाने से पहले फिर कह रहा है को बिल कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगर कोई सरकार किसी मसौदे को लेके आती है, मसौदा क्या होता है? मसौदा एक कागज होता है जिसके अंदर इस कानून के बनने के बाद में क्या चीज़ होगी क्या चीज़ नहीं होगी उसके बारे में लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं मसौदा। बिल, बिल का मतलब होता है जो प्रपोज्ड है, मतलब लागू नहीं है, कि सरकार बिल लेके आई, संसद में चर्चा होगी, अगर बिल के ऊपर राष्ट्रपति लास्ट में, पहले लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद में अगर राष्ट्रपति जी उसके ऊपर साइन कर देते हैं तो उसके बाद में वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अपने लिए बिल इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने लिए एक्ट इम्पोर्टेंट है। तो अपने पास जितने वाइल्ड लाइफ से प्रोटेक्शन के एक्ट हैं वो थोड़े आप एक बार दिमाग में रख लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, जिससे आप चीज़ों को एलिमिनेट करने में आसानी रहेगी अपने। नेल्ली जो है लाल रंग, हल पीला रंग और इमली से नीला रंग बनाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, इसके इनले वर्क के बारे में, पंजाब गुजरात इनके बारे में, सूरत मोजेक कार्य के लिए प्रसिद्ध है, और पंजाब के अंदर शीशम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, कभी कभी काली लकड़ी पर भी इनले वर्क किया जाता है उसके अंदर। केरल बिहार लकड़ी पर चित्रकारी, देखो केरल में भी एक एप्लीके तकनीक का उपयोग किया जाता है। यहाँ बक्सों पर, संदूकों, बेत, पट्टियों, प्लाई, इनले पैटर्न से सजावट की जाती है। केरल में एप्लीके तथा उभरी हुई नक्काशी दोनों प्रकार की कास्ट कला देखने को मिलती है। उभरी हुई नक्काशी समझ में आती है ना आपको, जो चिपका के उभारा जाता है जिसको, है ना, उभरी हुई नक्काशी बोलते हैं। और जो खोद के अंदर बनाई जाती है उसको इनले बोलते हैं। अंदर जो करी जाती है, एक तो इनले का मतलब जो आप खोद के या किसी चीज़ को अंदर की साइड कर रहे हो वो इनले हो जाएगी, या बाहर की साइड कर रहे हो वो उभरी हुई हो जाएगी। बिहार भारत के प्राचीन काष्ठ शिल्प केंद्रों में से एक है। यहाँ धातु, मेटल, हाथी दांत तथा हिरण के सिंगों के जैसे विभिन्न सामग्रियों इनले का कार्य किया जाता था। यहाँ पर लकड़ी पर चित्रकारी के लिए, लकड़ी पर चित्रकारी की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। लकड़ी की वस्तुओं की सुंदरता व उपयोगिता बढ़ाने के लिए उन पर चित्र बनाए जाते हैं, जैसे देवी देवताओं, पौराणिक पात्रों तथा प्रकृति के विभिन्न तत्वों, प्रतीकात्मक चित्रात्मक रूप हैं। अब यहाँ पे भारत के उन राज्यों को, विशेषकर राजस्थान, आंध्र प्रदेश में लकड़ी की चित्रकारी समृद्ध परंपरा है। यहाँ पे जो अपने पास राजस्थान और आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे लकड़ी पे जो चित्रकारी बहुत बढ़िया होती है। आपको किसी को पता है क्या मिनिएचर पेंटिंग किसे कहते हैं? मिनिएचर पेंटिंग किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही है, मतलब थोड़ी परिभाषा के हिसाब से बताया करो आप। जैसे कोई भी सीन अगर कोई बड़ा है उसका अपन 1/10वां भाग या 1/20वां भाग अगर बनाते हैं तो उसे मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। ये मुगलों के टाइम पे फेमस हुई थी। तो मुगल के जो दरबारी सीन होते थे, बड़े बड़े दरबार होते थे, उनको एक 2x3 10x8 या 10x6 इस तरीके की जो पोर्ट्रेट होते थे उसके अंदर, या बहुत छोटी इंची में बात कर रहा हूँ मैं, अपन 10x8 इंच, 10 इंची बाई 8 इंच, इस तरीके की जो छोटे जो हाथ कागज होते हैं उनके ऊपर बनाए जाते थे, उसको मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं अपन। ठीक है, तो मिनिएचर पेंटिंग राजस्थान में बहुत फेमस है, दिल्ली में फेमस है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत फेमस है। लाख का कार्य देखेंगे। लाखकारी भारत के अनेक राज्यों में प्रचलित एवं लोकप्रिय सजावटी तकनीक है। लाख एक प्रकार के प्राकृतिक रेजिन है, इसे गर्म करके गूंदा जाता है, इसमें रंग मिलाए जाते हैं, फिर लकड़ी की वस्तुओं की सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है। लाखकारी के विभिन्न प्रकार के अलंकरण किए जाते हैं, जैसे जिंग जैंग, नक्काशी, दाना कार्य, आबरी व अबरी,
और आतिशी कार्य। कश्मीर, पंजाब, राजस्थान की लाखकारी नक्काशी कार्य के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात विशेष रूप से आतिशी कार्य के लिए प्रसिद्ध है। जूनागढ़ रूपायन लाखकारी व गोल्ड वेयर के अंदर लाख के प्रसिद्ध है। राजस्थान और उदयपुर में जिंग जैंग एवं दाना तकनीक के लिए लाखकारी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये मैं इसके बारे में बताया नहीं है आपको, ये क्या क्या इनकी आप है ना एक बार नोट कर लेना सारे के सारे, और इनकी विधियां पढ़ना कि क्या चीज़ें होती हैं और किस काम में ली जाती है इसको, ठीक है। पाषाण शिल्प अगर देखा जाए, पाषाण यानी स्टोन एज आपको पैसे पता चल रहा है। भारत में हुई खुदाई से 3000 वर्ष से भी अधिक पुराने पत्थर में नक्काशीदार प्रमाण मिलते हैं। मेरे को जो वहाँ से 3000 साल पहले जो पत्थर मिले उसके ऊपर नक्काशी दिखती है। ग्रेनाइट मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे प्राचीन पत्थरों में से एक माना जाता है। भारत में सबसे अधिक मिलने वाली पत्थर की वस्तुएं खुदाई से प्राप्त पाषाण वस्तुएं हैं। पत्थर से बने स्मारक बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। पत्थर की नक्काशी के उपयोग होने वाले प्रमुख औजार फावड़ा, सब्बल, गेती, कुल्हाड़ी, हथौड़ी, ये चीज़ें भी हमें मिली है। पाषाण शिल्प के प्रमुख डिजाइन कौन कौन से हैं? ताना बुट्टा, जिंग जैंग शैली के अनियमित वर्क रेखाएं जो समान दूरी पर बनाई जाती हैं। जटा बिस्ता केंद्र की ओर मिलती हुई सीधी रेखाएं तथा समान दूरी पर तिरछी रेखाएं। आँख के समान आकृति जो समकोणीय वृत्तों से बनाई जाती हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने कोई लंबा पत्थर लिया, उसके अंदर ऐसे दांत निकाल दिए, है ना, कुछ ऐसी होती हैं जो काटने के लिए और इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। बुट्टा होता है, कई चीज़ें होती हैं कि एक समान दूरी के ऊपर उनकी दांतें बनाई जाती हैं ताकि वो काटने के अंदर काम में ली जाए, उसे ताना बुट्टा कहते हैं अपन। जट्टा बिस्ता केंद्र की ओर मिलती हुई, मतलब इस तरीके से बनाई जाती है कि सारी धारियाँ जो है केंद्र की ओर मिलती हुई दिखाई देंगी आपको इस तरीके से। और ये आँख आकृति समकोणीय वृत्तों के बराबर होती है, मतलब इस तरीके से जो वृत्त होता है उसको घिसने के या चमकाने के हिसाब से उसको बनाया जाता है। पाषाण शिल्प क्षेत्रीय विविधताएं देखेंगे अपन। पाषाण शिल्प के अंदर आगरा उत्तर प्रदेश अपने संगमरमर के कार्य के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। झांसी का भूरा पत्थर जिस पर पीले रंग के डब्बे रेखाएं होती हैं, सांगे या राटेक कहलाते हैं। सांगे और राटेक कहलाते हैं ये चीज़ें। बिहार के गया जिले में पत्थर कड़ी के उत्कृष्ट पाषाण काल शिल्प में देखने को मिलते हैं हमारे पास। तमिलनाडु अपनी उत्कृष्ट पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये शिल्प शास्त्र की समृद्ध परंपरा है। कोई मेरे को बता सकता है वास्तुशास्त्र और मैंने आपको बताया था शिल्प शास्त्र, है ना, और एक और बताया था मैंने आपको पहली क्लास के अंदर, कोई याद है क्या किसी को? एक शास्त्र और बताया था मैंने आपको, बताया था क्या है? अरे नाट्य शास्त्र कहाँ चले गए अभी? मैं तो पहले क्लास में पढ़ा नहीं था। अरे वस्तु कला के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पहली क्लास के अंदर पढ़ा था वास्तु शास्त्र पढ़ा था, ठीक है, शिल्प शास्त्र पढ़ा था। शिल्प शास्त्र किसके लिए होता है? और वास्तु शास्त्र और मानसार अरे आपकी याददाश्त तो बहुत अभी तो हम लोग एग्जाम देने जा रहा है और आपको मानसार मैंने कम से कम पूरी क्लास में 10 बार पढ़ाया और आप ऐसे बिल्कुल साफ कर दिए उसको, तो जैसे कभी पढ़ाया नहीं है पढ़ना। आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें याद करनी है। राजस्थान के विभिन्न रंगों के लिए, जैसे जैसलमेर में पीला है, सवाई माधोपुर में हरे रंग के, तांबे जैसे रंग के, डूंगरपुर के अंदर तेल लगाने पे काला दिखाई देता है ना, पूरी के अंदर। ये थोड़े आपको देखने के कहाँ कौन कौन से पत्थर अपने को मिल जाते हैं। अब वस्त्र के ऊपर आ जाओ, टेक्सटाइल के ऊपर आ जाओ। पूर्ववर्ती मॉड्यूलों में भी बताया गया है कि मोहनजोदड़ो में लगभग 5000 वर्ष पुराने वस्त्रों का प्रमाण प्राप्त हुआ है। प्राचीन काल से वस्त्रों का संबंध सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठानिक अवसरों में होता आ रहा है। भारत में वस्त्र निर्माण एवं वस्त्र परंपरा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भारत अपनी विविध वस्त्र परंपराओं तथा रंग बिरंगे और आकर्षक डिजाइनों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत में विभिन्न प्रकार के वस्त्र व्यापक रूप से पाए जाते हैं। सूती वस्त्र, कॉटन वाले सूती वस्त्र भारत में लगभग सभी भागों में बनाए एवं प्रयोग किए जाते हैं।
कपास भारतीय बुनाई का मोती कहा जाता है इसको, ये बात ध्यान रखना आप। जो भारत की बुनाई का जो मोती है यानी पर्ल ऑफ इंडियन वेविंग्स बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बुनाई का मोती। परंपरा रूप से सूती एवं हाथ की कतली से सूत काट कर तैयार किए जाते हैं, इसे मुलायम व हल्के वस्त्र भी बनते हैं। आपको पता है चरखा जो है हमारे, चरखा आपने कभी देखा है? चरखा इस तरीके से, पहले जो हमारा अशोक स्तंभ था, अशोक स्तंभ की जगह चरखा था हमारे राष्ट्रीय फ्लैग के अंदर। फिर 1952 के अंदर ही मतलब 1935 के टाइम पे बदल के उसको, मतलब आज़ादी के बाद में बदल के हमने और उसको अशोक चक्र को सम्मिलित करा था। समय के साथ सूती वस्त्रों के विभिन्न रंगों से रंगने की परंपरा विकसित हुई। वस्त्रों के रंग ऋतु, स्थान व अवसर के अनुसार चुने जाते हैं। विभिन्न रंगों का धार्मिक सांस्कृतिक भी महत्व होता है, जैसे लाल होता है शुभता का प्रतीक है, सफ़ेद है पवित्र का प्रतीक है, ब्रह्म है लाल रंग, शिव सफ़ेद रंग, विष्णु नीला रंग, इस तरीके से। दीपावली काला व चांदी, होली पे पीला, बसंत ऋतु पे हरा। आपको पता है क्या पीताम्बर किसे कहते हैं? पीताम्बर का मतलब है कृष्ण जी। कृष्ण को बोलते हैं हम पीताम्बर, जो पीले वस्त्र धारण करता है उसे बोलते हैं पीताम्बर। तो पीताम्बर जो है कृष्ण जी का नाम है पीताम्बर, ठीक है। जो पीले वस्त्र धारण करते हैं वो पीताम्बर और वो कृष्ण जी का नाम है, ठीक है। नीलकंठ तो आप जानते ही हो। आपको पता है नीलकंठ नाम कैसे पड़ा था शिव जी का? पार्वती जी ने उनका गला पकड़ लिया था कि बोले भाई आप जो है जहर को शरीर के अंदर नहीं उतारेंगे, तो वो गले में ही रह गया था, तो उनका नाम, वो जो गला है वो थोड़ा नीला हो गया था, तो नीलकंठ उनका नाम रखा गया था। आप में से कोई भी व्यक्ति ये जानता है क्या कि जो शिवलिंग हम जिसकी पूजा करते हैं, और शिवलिंग की कहानी क्या है कि कैसे शिवलिंग धरती पे आए थे या किस तरीके से उनकी पूजा स्टार्ट हुई? शिव पुराण के अंदर लिखी हुई है पूरी स्टोरी, आपने कभी सुनी है? यहाँ पे आ जाइए। सूती वस्त्र और क्षेत्रीय शैली देखिए। भारत के विभिन्न राज्यों में सूती वस्त्र अलग अलग बुनाई व डिजाइन की परंपरा विकसित हुई थी। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के अंदर बॉर्डर किनारी के लिए प्रसिद्ध किया गया था। यह किनारी शैली करवाई कहा जाता है इसको, ठीक है। केरल की सूती साड़ी सफ़ेद रंग की होती है जिस पर सुनहरी किनारी होती है। शैली कारल कड़ा, ये कारल कड़ा बोलते हैं इसको। आपको पता है पहली क्लास के अंदर मैंने आपको एक डांस फॉर्म के बारे में बताया था, डांस फॉर्म के बारे में बताया था ना मैंने आपको पहली क्लास के अंदर। उसके अंदर एक महिला ने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और उसकी जो गोल्डन बॉर्डर थी सफ़ेद साड़ी की, कौन सा बताया था मैंने आपको? मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम कहाँ से एसोसिएट है? केरल से, याद रह जाएगा। जहाँ पे सफ़ेद साड़ी और सुनहरी बॉर्डर होती है वो केरल से है, और केरल के अंदर जो है मोहिनीअट्टम का अपन देखेंगे। मध्य प्रदेश की चंदेर साड़ी, ये तो बहुत फेमस है। बिंदु, सिक्के, पत्तियाँ और तोते, मोर आदि की डिजाइन बनाई जाती है। मणिपुर के वस्त्रों की डिजाइन के अंदर धार्मिक कथाओं व लोक कथाओं का झलक दिखती है हमें। मध्य प्रदेश के महेश्वरी साड़ी, महेश्वरी की प्रसिद्ध राशि का रानी अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी मानी जाती है। चंद्रकला, बेगरी चंद्रकला व चंद्र तारा, चांद और तारों की डिजाइन उसके अंदर मिलती है आपको। रेशमी वर्क सिल्क की जो बात करेंगे, प्राचीन भारतीय परंपराओं एवं धार्मिक अनुष्ठानों से है। वाराणसी और कांचीपुरम रेशम उत्पादन में सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध केंद्र है हमारे पास। वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध रेशम उत्पादन ब्रोकेड या खिंखाब है। ये जो ब्रोकेड और खिंखाब है, ये क्या चीज़ है आपको पता है क्या कभी? ये क्या होता है कि एक कीड़ा होता है, मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है, जीवन भर एक खोल बनाता है, अपना घर बनाता है और उसको रेशम से बनाता रहता है वो, और वो उसके अंदर रहता है। तो रेशम बनाने की जो प्रक्रिया है वो इतनी ज़्यादा हार्ड है कि उस कीड़े को निकाला नहीं जा सकता। तो वो रेशम की जो बॉल्स होती हैं उनको खोलते हुए पानी के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से रेशम अलग हो जाता है और वो कीड़ा मर के अलग हो जाता है। फिर उस रेशम को अलग निकाल लेते हैं और कीड़े को हटा देते हैं, और इस तरीके से जो है हमारा रेशम प्राप्त होता है। तो अगर कई बार क्या है, हिंदुइज्म के अंदर रेशम को बैन भी रखा गया है। कई मंदिरों के अंदर रेशम की चीज़ें अलाउ नहीं है, क्योंकि चांद तारा, धूप छाँव, मजहर, मोरगला और बुलबुल ये चश्म है, इस तरीके की जो है डिजाइन बनाई जाती है हमारे पास इसके ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर।
गुजरात अपनी विशिष्ट की खाब बुनाई और वेस्ट के पैटर्न के लिए फेमस है। वहाँ पे बुनाई करी जाती है इसकी रेशम की, वो फेमस है वहाँ पे। रेशम क्षेत्रीय विविधताएं कौन कौन सी है? तो बिल्कुल क्षेत्रीय विविधताओं के ऊपर नहीं जाएंगे अपन, एक बार आप देख लेना। पोटला है, तंचोई है, उत्तर प्रदेश की मुबारकपुर है, और मणिपुर के शहतूत हैं, रेशम के कीड़े होते हैं इसके। पैणी है, ये साड़ी है, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध रेशमी साड़ी बोलते हैं। इसमें हंस, तोता, मोर जैसे अलंकरण किए जाते हैं। ये शहतूत जो आपको मिलेगा ना, मलबेरी रेशम के कीड़े का मूल निवास स्थान माना जाता है, मलबेरी। असम शहतूत का पेड़ देखा है ना आपने? हाँ, मलबेरी, उसके रेशम के कीड़े का मूल निवास स्थान माना जाता है उसको। असम अपनी विभिन्न प्रकार की रेशम किस्मों के लिए प्रसिद्ध है। एंडी, मूंगा, पाट, ये असम की थोड़ी फेमस वाली जो है वो रेशम है। अब ऊन के ऊपर आ जाते हैं। ये तो आपको बिल्कुल पता ही होगा, ऊन जो है भेड़ से बनाई जाती है। अलग अलग शेरों के, अलग अलग भेड़ों के अलग अलग चीज़ें काम में जाती है। जैसे कश्मीर के अंदर पश्मीना बनाया जाता है, जो वहाँ की हिंदुकुश भेड़ होती है, उसके फर से। धार्मिक महत्व जैसे कुशा घास का उपयोग पूजा में किया जाता है, और काले ऊन का प्रयोग बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए किया जाता है। और शहतूत एक है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे अंगूठी में से भी आसानी से निकाला जा सकता है। ये पश्मीना का एक शहतूत जो होता है, पश्मीना का एक उच्च क्वालिटी का वो होता है ऊन। तो पश्मीना जो है थोड़ी लो क्वालिटी होती है, शहतूत जो है थोड़ी उच्च क्वालिटी होती है उससे ज़्यादा। शॉल जो है भारत की सबसे प्रसिद्ध ऊनी उत्पाद है। कश्मीर अपनी उत्कृष्ट शॉल निर्माण कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब बताओ, मैं भी किसको पश्मीना के बारे में बता रहा हूँ। वस्त्र सजावट, चित्रकारी का देख लेते हैं, पेंटिंग, टेक्सटाइल। वस्त्र चित्रकारी प्राचीन तकनीकों में कोरामंडल टिश्यू प्रमुख, जिसका विकास गोलकुंडा हैदराबाद में, बाद में तमिलनाडु तक फैल गया था। ये चित्रकारी मुख्यतः सूती वस्त्र पर की जाती है, जिसमें लाल, नीले, बैंगनी, पीले, काले रंगों का आकर्षण, फूल पत्तियों की आकृति बनाई जाती है इसके अंदर। ठीक है। राजस्थान के नाथद्वारा के मंदिरों में मंदिर वस्त्र चित्रकारी की परंपरा प्रचलित है। कुंभकोणम के निकट चिक्कनाईपेटा, तंजावुर क्षेत्र में मंदिर वस्त्र बसमलाई कहलाते हैं। इन्हें मंदिरों के दीवारों पर लटकाया जाता है। इन वस्त्रों की चित्रकारी कमलकारी तकनीक के समान होती है। कमलकारी को जानता है? कमलकारी किसे कहते हैं अपन? कलमकारी जो बोलते हैं अपन, कलमकारी तकनीक नाम सुना है क्या आपने कभी? आज मेरे कुछ पूछते सबको साफ सुन जाता है। कलमकारी लिखो भाई, होमवर्क में लिखो कलमकारी, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छी तरह। इन चित्रों में लोक जीवन के बजाय देवी देवताओं, मंदिरों के धार्मिक आकृतियों को प्रमुखता दी जाती है। नाथ द्वारा राजस्थान में प्रसिद्ध वस्त्र चित्रकारी ये पिचबाई कहलाती है। पिचबाई चित्रकला ऋतुओं एवं त्योहारों, फेस्टिवल के अनुसार विभिन्न दृश्य व प्रदर्शन किए जाते हैं इसके अंदर। प्रारंभ में पिचवाई क्षेत्र श्रीनाथ जी मंदिर के पीछे सजावट हेतु लगाए जाते थे, जबकि आज इन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में उपयोग किया जाता है। बाटिक के बारे में बात करते हैं। बाटिक एक जवानी शब्द है जिसका मोम द्वारा चित्रकारी की जाती है। इसका मूल इंडोनेशिया है, बाद में शांति निकेतन कोलकाता के निकट में इसे अपनाया गया था। भाई साहब, शांति निकेतन के बारे में भी पढ़ना आप। शांति निकेतन कोई जानता है क्या? शांति निकेतन कहाँ है? कोलकाता में है। किसके लिए फेमस है? आप कोई एक एंटिटी बता सकते हो? हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी, और बहुत बड़े बड़े सत्येंद्रनाथ टैगोर जी हैं, बहुत सारे लोग इसमें से निकले हुए हैं। तो शांति निकेतन के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ के रखिएगा, अच्छी चीज़ है ये। बाटिक तकनीक के बारीक बुने हुए कपड़े, पिघला हुआ मधुमक्खी का मोम एवं पैराफिन ब्रश के उन भागों पर लगाया जाता है जिन्हें रंगना नहीं होता है। इसके बाद कपड़े को ठंडे रंग में डुबोकर पृष्ठभूमि को रंगा जाता है। इसी प्रक्रिया को दोहराकर कपड़े के अन्य भागों में विभिन्न रंग भरे जाते हैं।
यानी कि मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कपड़ा है अपने पास, कपड़े के अंदर क्या है, अपन को ये हिस्से में रंग बनना है, तो अपन क्या करेंगे, सारे हिस्से के अंदर मोम लगा देंगे। तो मोम क्या होता है कि जो रंग है वो मोम के ऊपर नहीं चढ़ पाता, तो ये हिस्सा खाली रह जाता है, इस हिस्से पर रंग हो जाता है। फिर मान लीजिए इसका ये हिस्सा हमें रंगना है, तो बाकी हिस्सों पे मोम लगा देंगे, ये हिस्सा छोड़ देंगे। तो इस तरीके से कई बार उसको निकाला और बनाया जाता है, तो उससे क्या होता है, वो जो है बाटिक तैयार हो जाती है हमारे पास। वस्त्र सजावट बंदनी। बंदनी अपन क्या है, गुजरात की एक प्राचीन वस्त्र रंगाई है। जामनगर, अंजार और भूत जैसे प्रमुख केंद्र हैं। इसमें बंदनी विशिष्ट डिजाइन व रंग संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। कपड़े को पहले नीला गोल में डुबाया जाता है, फिर कपड़े को लंबाई व चौड़ाई में मोड़ कर छोटा किया जाता है। पल्लू और बॉर्डर घेरू हो जाते हैं। इसके बाद बांधना या रंगना या रंग हटाना, पुनः रंगाई की प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक कपड़ा लिया जाता है, उसके अंदर से एक हल्की सी एक ऊपर से ऊपर उठाया जाता है कपड़े को, और उसके ऊपर क्या है, बहुत सारा धागा बांध दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है गोले उठाए जाते हैं हर जगह से, मतलब बहुत सारे आपको गोले उठा देंगे। ठीक है, धागा बांध देंगे, उसके ऊपर बारीक बारीक धागा बांध देते हैं, बहुत सारे गोले उठा देंगे और धागा बांध देंगे। अब उसके अंदर क्या होता है, उसको पूरा रंगा जाता है। जैसे मान लीजिए ब्लू कलर, लाल कलर, पिंक कलर कोई से भी डाल देंगे और फिर उसको बाहर निकालते हैं। अब इसके अंदर धागे को खोला जाता है। जब धागे खोल देते हैं ना अपन, तो ये जो डॉट बने हुए दिखेंगे आपको, जैसे इस तरीके का डॉट बना हुआ दिखेगा आपको, बाहर की सब एक कलर मिलेगा, फिर ये जो जहाँ धागा बंधा हुआ था वो कलर अलग, और फिर बीच में कलर अलग। इस तरीके से इसको जो है बांधनी साड़ी बोलते हैं अपन। ठीक है, 12 भाग। ठीक है, 12 भाग जिसके 12 गार्डन्स, 52 भाग घरचोला, ये विवाह के अवसरों पर दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली प्रसिद्ध बांधनी साड़ी है। राजस्थान भी बांधनी कला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी तकनीक गुजरात के कुछ भिन्न। जयपुर में ये कार्य प्रमुख रंगरेज। रंगरेज जानते हो किसे कहते हैं अपन? हाँ, एक बहुत फेमस गाने हैं रंगरेज। रंगरेज को क्या है, भगवान से भी एसोसिएट करके देखा जाता है। जैसे आपने एक कृष्ण जी के लिए एक कविता सुनी होगी कभी आपने, मीरा जी ने भी बताई है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण में गई मैं भी हो गई लाल। सुना है सर? उसमें जोधा अकबर मूवी के अंदर भी वो गाना आया था, ये रंगरेजा रंगरेजा। हाँ, तो रंगरेज को ये बोला जाता है कि जो रंगरेज है एक तरीके से कोई आध्यात्मिक आदमी है जो किसी रंग के देखने के लिए जाता है और फिर उसी रंग के अंदर ही अपने आप को डाल लेता है। मतलब ऐसा रंगरेज है जो भगवान है, या आप जिस भी डाइटी मानना चाहते हो मान लीजिए, तो वो रंगरेज है एक तरीके से। आप जब उसके समीप जाते हैं तो आपको इस रंग में डाल दे, अपने ही रंग में डाल देगा वो। अगर कोई जैसे रंगरेज है, अभी एक कंगना रनौत का गाना भी था, शायद तक आपने फिल्म देखी, तनु वेड्स मनु, उसमें रंगरेज का गाना है। तो उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो रंगरेज है वो भगवान की तुलना की जा रही है रंगरेज से, कि जब मैं लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, मतलब मैं जहाँ तक देखती हूँ लाल है, लाली देखण में गई मैं भी हो गई लाल। तो ये भगवान से एसोसिएट करके देखा जाता है इसको। ठीक है, तो रंगरेज को कई बार भगवान से भी एसोसिएट करके देखा जाता है। मेवाड़ में छिपा चढ़वा समुदाय, इसमें लहरिया के बनाए पिछड़ा समुदाय द्वारा किया जाता है। लहरिया अपने राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई तकनीक है जिसमें पूरे कपड़े पर तिरछी रंगीन धारियाँ बनाई जाती हैं। तो रंगीन धारियाँ कैसे बनाई जाती है, कपड़े को ऐसे मोड़ लिया जाता है और उसके ऊपर कुछ बांध दिया जाता है, अलग से जो कपड़ा होता है वो बांध दिया जाता है। तो जब आप उसको डुबो के निकालेंगे तो कपड़ा हटाएंगे तो जो हिस्सा रह जाता है वो वाइट रह जाता है, उसमें कलर नहीं चढ़ता, फिर उसके ऊपर बाकी हिस्से को बांध के फिर कलर करा जाता है। तो इस तरीके से जो है लहरिया बनता है हमारे पास। पचरंगी नाम से फेमस हो रहा है, 5 रंगों वाली, सतरंगी 7 रंगों वाली, इस तरीके से। ब्लॉक प्रिंटिंग तो अपने से ज़्यादा कोई जानता ही नहीं होगा। विभिन्न मुद्रण की अगर बात करें, विभिन्न प्रिंटिंग शैलियाँ कौन कौन सी है, जयपुर की प्रिंट शैली कौन सी है, कोमल रंग छटाऊ जिसे बोलते हैं ना, सॉफ्ट शेड, एक आकर्षण डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है सांगानेरी प्रिंट। और जरी भाट जैसलमेर की एक विशेष रेजिस्ट प्रिंट तकनीक है। ये कार्य मुख्यतः सर्दियों की रात में किया जाता है क्योंकि इसमें कम तापमान की आवश्यकता होती है। मोम वैक्स में डिजाइन बनाकर कपड़े को गहरे लाल रंग में रंगा जाता है, फिर गर्म पानी में मोम हटाया जाता है। एक सौदागरी प्रिंट जो है मंदर के रंग में कपड़े छोटे फूलों व बॉर्डर लूपदार डिजाइन बनाए जाते हैं। इसके अंदर गज्जी एक प्रिंट का प्रमुख कच्छ के अंदर होता है। ये
जामदानी जामवे प्रिंट के लखनऊ प्रसिद्ध हैं, जिन पर इंडो फारसी शैली के पेस्ले डिज़ाइन का प्रभाव दिखता है हमारे पास। मैं तो कहता हूँ वाइफ के साथ 2-3 दिन आप शॉपिंग करने चल जाओ, आपको सब पता चल जाएगा, जामदानी क्या होता है, जयपुर प्रिंट क्या है, सब 2 दिन में सीख जाएंगे अपन, पढ़ने से बढ़िया। हाँ, ये याद रखना है अपन को। कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी जो है हमारे पास 2300 से 1500 ईसा पूर्व में तक जाता है। इसका जो प्रमाण हमें उत्खनन से मिलता है। प्राचीन बौद्ध स्तूपों की मूर्तियों भी इस कढ़ाई कला के निर्माण में मिलती है हमें। भारत की कढ़ाई की कला स्थानीय परंपराओं एवं नवाचारों के अनुसार अलग अलग होती है। कसीदा जो है कढ़ाई के लिए प्रयुक्त एक सामान्य शब्द है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट कढ़ाई शैली है। राजस्थान और जैसलमेर में शीशा कार्य के लिए प्रसिद्ध है। पिछवाई वस्त्रों के विभिन्न प्रकार की सिलाई एवं एप्लिक कार्य के लिए बोला जाता है पिछवाई। राजस्थान के गोटा पत्ती का काम होता है ना, गोटा कार्य के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब अपनी प्रसिद्ध फुलकारी के लिए फेमस है। और गुजरात जो है काठी कढ़ाई के लिए फेमस है। कच्छ के अंदर चित्रात्मक व आभूषण जैसी सुंदरता ज्वेलरी जैसी बनाई जाती है। कच्छ की प्रमुख कढ़ाई शैली कौन कौन सी है? आर्य भरत है, कंबी भरत है, रवाड़ी कढ़ाई है। कढ़ाई बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मणिपुर के अंदर भी देख लेंगे अपन। एप्लिक कार्य जो है सब में बरोबर दिखेगा आपको। बिहार की कशीदा कौन कौन सी है? झिनकाना है, ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी है, खटवा है। बंगाल की कथा कौन कौन सी है? रजिन स्विस्ट और शिशु को लपेटने के लिए बेबी रैपर बोलते हैं जिसे अपन। कर्नाटक की कसूती है। उत्तर प्रदेश की चिकनकारी है। नूरजहाँ इसके लिए फेमस थी, चिकनकारी के लिए। आपने कढ़ाई के अंदर देखा होगा। तो नूरजहाँ को 2 चीज़ें फेमस थी, आपको पता है क्या? नूरजहाँ के काल के अंदर एक कन्नौज नाम का शहर बसाया गया था, जहाँ पे मास स्केल के ऊपर प्रोडक्शन होता था इत्र का। और इत्र में कौन सा इत्र पसंद था उनको, नूरजहाँ को? जन्नत फिरदौस और भी है। आपको पता है ये जो है, जो नूरजहाँ है एक दासी थी, पता है क्या आपको? जहांगीर को मीना बाजार के अंदर ये पहली बार दिखी थी। ये जो अकबर की जो पत्नी थी, मुस्लिम पत्नी थी, उनकी एक सेवक थी ये नूरजहाँ। और जहांगीर को पहली बार ये दिखती हैं वहाँ पे बाजार के अंदर, मीना बाजार के अंदर, उनको पसंद आ जाती हैं। ऐसे शब्दों से बचो सर, अपन थोड़े डेकोरम फोरम पे ऐसे शब्दों से थोड़ा बचना चाहिए। तो यहाँ पे नूरजहाँ जो पहली बार दिखती है, नूरजहाँ की शादी पहले हो जाती है एक व्यापारी से। वो बहुत कम उम्र के अंदर मर जाता है। तो मतलब वो विपक्षी दल में होता है। तो उसके बाद में क्या होता है, उसकी सेना की जो नूरजहाँ होती है उसको बंदी बना के और यहाँ पे दरबार के अंदर रख लिया जाता है एक दासी के रूप में। और जहांगीर को वो पहली बार मिलती है और पहली नज़र के अंदर ही प्यार हो जाता है। और उसके बाद के अंदर जो है उनकी शादी होती है। और उसके बाद में नूरजहाँ वादा ले लेती हैं कि आप अगली शादी नहीं करेंगे। और आपको बताऊं मैं 10 साल तक, जो लास्ट के जो 10 साल हैं उसके अंदर जो शासन काल पूरा चला था वो नूरजहाँ का ही शासन काल था। नूरजहाँ काल माना जाता है उसको। जो लास्ट में क्या बीमार हो गए थे, जहांगीर बीमार हो गए थे, उसके बाद नूरजहाँ ने ही पूरा शासन काल चलाया था उनका। तो उसके एतमदौला, हाँ एतमदौला फादर है उनके। अब धातु तार कढ़ाई अपन देख लेते हैं। धातु तार एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं इसके अंदर। धातु तार मतलब वो स्प्रिंग जैसा आता होगा, आपने देखा है कभी? वो तार होता है, उसको का जो है कपड़े के अंदर सेट करा जाता है, सोने के जैसा दिखता है वो। धातु तार मेटल कढ़ाई के प्रमुख प्रकार है। जरी के प्रमुख केंद्र सूरत, वाराणसी, उत्तर प्रदेश इतिहास में वैदिक काल तक माना जाता है इसका। जड़ी कढ़ाई कश्मीर, आगरा, लखनऊ, अजमेर, भोपाल, आंध्र प्रदेश तक आदि तक में है। इसमें सोने व चांदी के तारों का उपयोग किया जाता है। आपको पहले पता है कि जो पहले की जो महिलाओं की, जो थोड़े पैसे वाले की बता रहा हूँ मैं, गरीब की नहीं बता रहा, पहले की जो महिलाएं शादी के ऊपर जो बेस या लहंगा पहनती थी उसके ऊपर चांदी का काम होता था। तो उस चांदी के काम के अकॉर्डिंग जो है देखा जाता था कि इस मतलब एक तरीके से
उनका आकलन किया जाता था कि इनके पास कितना पैसा है कितना है। तो कई लोग आधा किलो का चांदी का जोड़ा बनाते थे, कोई 1 किलो की चांदी का जोड़ा बनाते थे। इस तरीके से उस प्रथा चलती थी। मोतियों की कढ़ाई भी आपने देखी होगी, जरदोजी। जरदोजी ये एक तरीके ये अधिक भारी अलंकृत कढ़ाई होती है जिसमें सलमा, सितारा, गिरजी, बदला, कटोरी जैसे मोती आदि के प्रयोग किया जाता है। सलमा सितारा एक गाना भी है पुराना, आपने सुना हो, सलमा सितारे वाला। मोतियों की कढ़ाई वस्त्रों के सजाने के लिए सफ़ेद रंगीन मोतियों का प्रयोग भी किया जाता था। या कोशिया लेंस, इसका सबसे पुराना जामनगर है गुजरात। वोहरा समुदाय की महिलाएं इसे बनाती हैं। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, आप पढ़ते रहो। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। अपन मिलते हैं कल। और मेरी कल क्या है, कल से मैं आपको क्वेश्चन आंसर देना स्टार्ट कर दूंगा। और प्लीज़ मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं बताता हूँ उसको आप एटलीस्ट घर जाके एक बार देखिए। जैसे मानसार जो है आप सारा भूलिए मत, उनको कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि पढ़ना और क्वेश्चन आंसर करने में फ़ायदा है हम सबका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अपन मिलते हैं कल। सब आइए और सब जुड़िए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। थैंक यू।